कितना गोल्ड अलाउड है कॉमन आदमी इररिस्पेक्टिव ऑफ वीआईपी वीवीआईपी, कितना पैसे कैरी करके अलाउड हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो गोल्ड की रिस्ट्रिक्शंस है गोल्ड स्मगलिंग की, गोल्ड को नहीं लाने की, वो रिस्ट्रिक्शन कस्टम एक्ट में नहीं है। लेडी पैसेंजर आ रही हैं तो उनको 40 ग्राम तक की ज्वेलरी अलाउड है, और अगर मेल है तो उसको 20 ग्राम। लेकिन अगर रॉ शेप में आता है, बिस्किट है या किसी और तरह से, वो बिल्कुल अलाउड है। ऐसा कोई इंसिडेंट जो बहुत ही वियर्ड रहा हो या जो आपको लगता हो कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? डिपार्टमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कि नहीं इंटरसेप्ट करना है। पॉलिटिकल प्रेशर कभी डायरेक्ट नहीं आता। कई बार देखा गया है कुछ सेलिब्रिटीज़ को कि बहुत महंगे महंगे लग्जरी एक्सपेंसिव बैग्स लेकर के आते हैं, वॉचेस लेकर के आते हैं, तो उनमें वो कस्टम्स ड्यूटी पे करके लेकर के आते हैं। वो कहने का मतलब है कि जो बहुत रिच लोग हैं उनके लिए भी ये प्रोटोकॉल चलता है, ये प्रिविलेज चलता है, बेंड हो जाते हैं प्रोटोकॉल, बेंड हो जाता है। ये जो पूरा आपने बताया इन्फॉर्मर्स और टिप्स का कितना बड़ा ये रोल होता है? पुलिस में जो ऑफेंडर है वो ब्लू कॉलर क्राइम है, जो कस्टम्स में ऑफेंडर हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। स्मगलिंग के केसेस कितने या इंसिडेंट्स कितने कॉमन हैं कस्टम्स में? पहले जो ड्रग्स आती थी ये अफीम चरस से बन के उनसे कोकीन और हीरोइन में आती थी, अब ये सिंथेटिक तरीके से बनने लग गई, केमिकल से बनने लग गई। तो केमिकल से बनेंगी तो फिर कैप्सूल की और टैबलेट्स की शेप में होंगी। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो डेट्स आते हैं दुबई से, उनको आप कुछ भी नहीं करें, अब वो डेट्स को भी अगर एक्सरे मशीन में डाल देंगे तो बिल्कुल ब्लैक पैच आएगा। डेट्स में भी स्मगलिंग बहुत हुई है, डेट्स के इम्पोर्ट में। मतलब करप्शन, हाई करप्शन है कस्टम्स। तो मतलब ये बात आप मानेंगे, अग्री करेंगे कि ये जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है कि कस्टम्स वालों के पास बहुत पैसा है, करप्शन, हाई करप्शन है कस्टम्स। आपने बोला कि गुलनोरा में लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, ये स्मगलिंग कैसे होती है? ये वाली किताब आपने बोला मैं इस बुक को 10 on 10 अपनी सारी राइटिंग्स में, ऐसा क्यों? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, अशोक भसीन, फॉर्मर कस्टम्स ऑफिसर। 1976 से 1996 तक इन्होंने सर्व किया है कस्टम्स डिपार्टमेंट में, एडवोकेट हैं और फिलहाल इन्होंने 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंट्रीगिंग किताबें लिखी हैं। और ख़ास बात यह है कि सारी की सारी 5 किताबें कस्टम्स के डिपार्टमेंट की जो जर्नी है उसको लेकर सारी किताबें जुड़ी हुई हैं, और आज इन्हीं से चर्चा होगी कई विषयों पर। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। एक किताबों पे तो हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जब कस्टम्स की बात होती है तो जो पहली इमेज किसी के भी दिमाग में आती है वो आती है कि एक ऑफिसर हैं कस्टम्स एयरपोर्ट में, वो सूटकेस खोल करके वो सूटकेस खंगाल रहे हैं कस्टम्स की बात करते ही। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कस्टम्स का जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, ये इकोनॉमिक गेटकीपर की तरह भी देश के काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूटी कलेक्शन के अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट्स, जिनके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं है, उसमें कितना बड़ा रोल रहता है कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का? जब हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो हमें ये सिखाया गया था कि जो एयरपोर्ट की पोस्टिंग है पर्टिकुलरली, ये वाली पोस्टिंग में हमारा जो ज़्यादा रोल है वो ये रहता है कि हमें जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको अटेंड करना है, और यह कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो इंपोर्ट गुड्स होती है वहाँ से आता है, कस्टम्स का टैक्स ही आता। यहाँ पर जो ये टैक्स लगाया जाता है, दिस इज़ जस्ट टू डिस्करेज द पीपल टू ब्रिंग, के उसमें महंगी चीज़ें लेके आए और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पे कर दें और ले आए। तो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं आपसे, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये काम करती है अगेंस्ट थ्रेट्स जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, ऐसी चीज़ें जिनको होने से रोकना, चाहे वो अलग अलग तरीके की देश के एंटी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कितना बड़ा रोल रहता है? उसमें इसका रोल काफ़ी रहता है, क्योंकि
वहाँ पर बेल्ट पर भी एक्सरे मशीन्स लगी होती हैं, स्क्रीनिंग भी होती है। स्क्रीनिंग के अलावा हॉल के अंदर भी एक्सरे मशीन्स होती हैं, पैसेंजर्स की प्रोफाइलिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि सब पैसेंजर्स को रोका जाता है। मुश्किल से 2 या 3% पैसेंजर्स हैं जिनको इंटरसेप्ट किया जाता है प्रोफाइलिंग के बेसिस पे कि ये शायद कुछ ऐसा कॉन्ट्राबैंड ला रहे हैं या नहीं ला रहे। कस्टम्स और एक्साइज डिपार्टमेंट का अगर मैं काम पूछूं कि ओवरऑल वर्क क्या होता है, क्या ऐसी निटी ग्रिटीज़ होती हैं, क्या ऐसा न्यूआंसेस होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाते हैं काम को लेकर के? कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। दोनों डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट का पार्ट टैक्स का पार्ट है। आज भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है इनको। और दोनों का काम यही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम से आता है। तो सेंट्रल एक्साइज में पहले होता था, अब सेंट्रल एक्साइज की जगह जीएसटी आ गया। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेडर पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स लिया जाता है। और कस्टम्स के अंदर जो इंपोर्ट होती हैं गुड्स, उसमें जो कस्टम्स ड्यूटी पे होती है वो टैक्स है, उसका भी बहुत बड़ा शेयर है कस्टम्स ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी का भी। तो कस्टम ड्यूटी कैसे डिसाइड होती है सर? कस्टम ड्यूटी एक टैरिफ बना हुआ है, एक एचएसएन के बेसिस पे, एक ब्रसेल्स टैरिफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर आइटम्स को उन्होंने डिफाइन कर दिया। वो उसको एक कोड दे दिया, वो कोड ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। तो जो सप्लायर है वो भी वही कोड लिखता है, वो भी वो डिस्क्रिप्शन लिखता है। और उसके बाद जब यहाँ इंपोर्ट होता है तो उस टैरिफ में देखा जाता है कि इसके ऊपर हर आइटम का अलग अलग रेट है। देन कुछ में बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन उसको एग्जम्प्ट कर देते हैं या कंसेशनल रेट भी कर देते हैं। कुछ ट्रीटीज़ भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। जैसे अभी एक ट्रीटी रिसेंटली आई है कि यूएस के साथ एक ट्रेड डील हुई है कि उसमें जो एग्रीकल्चर गुड्स आएंगे जिसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि उसके ऊपर टैरिफ निल होगा। तो वो इसी तरह की ट्रीटी है। तो इस तरह अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ट्रीटीज़ भी होती हैं और वो रेसिप्रोसिटी में होती है नॉर्मली। मगर जैसे मैंने सर अभी शो की स्टार्टिंग में पूछा आपसे कि जैसे ही कस्टम ऑफिसर की बात करते हैं या कस्टम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो पहली इमेज आम आदमी के जो दिमाग में आती है कि वही सूटकेसेस खोल करके या सामान बैग्स खोल करके उनका सर्च करना। आपने बोला ये 2 से 3% जिन लोगों की प्रोफाइलिंग होती है उन्हीं के साथ ऐसा होता है और बाकी ऐसा नहीं होता है। कस्टम डिपार्टमेंट या इस तरीके से एक्टिव नहीं होता है। वर्क का कितना प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर? वर्क का प्रेशर होता है। वर्क का प्रेशर जब मैं डिपार्टमेंट में था तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी अटेंड करने पड़ते थे। बहुत सारे मिनिस्ट्री से या हाई लेवल से टेलीफोन कॉल्स भी आते थे और वो डायरेक्ट हमें नहीं आते थे, लेकिन जो भी शिफ्ट इंचार्ज होता था उस वक्त एयरपोर्ट पे उनके पास आते थे, वो पास ऑन हो जाते थे। तो वो वर्क प्रेशर रहता था। उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि कुछ कॉन्ट्राबैंड ना निकल जाए उसको अटेंड करते टाइम, प्रोटोकॉल को अटेंड करते टाइम। और प्रोटोकॉल इज़ अ वे ऑफ कस्टम्स आज भी है वो, तो वो प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। तो क्या प्रोटोकॉल होता है कस्टम्स में? प्रोटोकॉल नॉर्मली होता है कि जैसे कोई वीआईपी आ रहा है, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट आ रहा है, तो ऑल दीज मैसेजेस आर पास्ड ऑन एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई थिंक इट इज़ ऑफिशियल नाउ। एक रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पर, उसमें प्रोटोकॉल का जो भी मैसेज आता है उसमें एंटर होता है। उस शिफ्ट के टाइम पर अगर वो पैसेंजर आ रहा है तो उसको अटेंड किया जाता है। उसको एक तरह से एरो ब्रिज से लेके एस्कॉर्ट करके उसका इमिग्रेशन भी जल्दी करवा के, कस्टम्स भी जल्दी करवा के, उसका बैगेज भी जल्दी से करके और उसको बाहर तक ड्रॉप किया जाता है। तो ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उनके एक्सपीडाइट करने के लिए कि इनको नॉर्मल आदमी की तरह वेट ना करना पड़े, और पैसेंजर्स की तरह वेट ना करना पड़े या वो सब चीज़ों से गो थ्रू ना करना पड़े। आपने बोला वीआईपी पैसेंजर्स जब आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है और एक अगर नॉर्मल पैसेंजर कॉमन मैन आता है तो एक अलग होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? मतलब आप लोग क्या जो वीआईपी पैसेंजर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके आप अगर ऐसा कुछ आपको इंट्यूशन हो रहा है, क्योंकि ऑफिसर के इंट्यूशन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं प्रोफाइलिंग के साथ साथ, तो तब भी क्या बैगेज चेकिंग होते हैं, नहीं होते हैं, क्या ऑर्डर्स होते हैं उस वक्त, और ये जो प्रिविलेजेस होते हैं इनके, ये कॉमन आदमी से कितने अलग होते हैं?
कॉमन आदमी से तो बिल्कुल अलग होते हैं ये जितने भी प्रिविलेजेस इनको मिलते हैं, लेकिन कॉमन हाँ, आदमी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है। हाँ कॉमन आदमी को कोई कोई प्रिविलेज privilege नहीं नहीं मिलता है। तो वो अगर अपना सूटकेस लेकर ट्रॉली पे बाहर जा रहा है और रूटीन में निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तो चलो निकल जाता है, लेकिन जिस पीरियड में मैंने जॉब किया है उस पीरियड में तो देयर वाज क्वाइट अ हैरेसमेंट, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स को रोका जाता था। तो उसके बाद 96 में जब इकोनॉमी ओपन हुई थी तो उस वक्त ये डायरेक्शंस ऑफिशियली आ गई थी कि ग्रीन चैनल को बिल्कुल ओपन कर दिया जाए। ग्रीन चैनल जो ऑप्ट करता है उसमें से कोई भी पैसेंजर अगर निकलता है उसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि ये पैसेंजर कुछ कॉन्ट्राबैंड कैरी कर रहा है, अब तभी आप उसका सामान डाइवर्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रिविलेजेस की बात है, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ कि एक डीएमके के एक एमपी किसी को रिसीव करने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे। तो ये एक तरह का प्रिविलेज पर्सन वाला या प्रोटोकॉल वाला इशू हो गया। तो एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि वो फ्लाइट आएगी और उस पैसेंजर का प्रोटोकॉल अटेंड करना है। बट देन देयर वाज एन ऑफिसर हु हैड द इंट्यूशन, जो अभी आपने पूछा कि भाई इंट्यूशन कितना काम करती है। तो उसने उसका सब प्रोटोकॉल तो तोड़कर उसने उसका नॉर्मल पैसेंजर की तरह सब अटेंड किया, उसका एक्सरे किया, स्क्रीनिंग की और गोल्ड बिस्किट्स रिकवर हो गए। और उसके बाद उस एमपी को ये डायरेक्शंस दी गई कि यू इमीडिएटली रश अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर रहेंगे तो आपका भी नाम बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ अ फैक्ट। ये मतलब कि ये जो वीआईपी पैसेंजर्स आते हैं अक्सर उनका बैग स्कैन नहीं होता है। अक्सर नहीं होता, अक्सर नहीं होता अक्सर नहीं होता, यस। तो जो मतलब जो बेल्ट वाली स्क्रीनिंग है वो तो होता है, क्योंकि normal- वहाँ उस स्टेज पर नहीं पता होता कि ये बैग किसका है। तो बैग पीछे से जब टारमेक से डाले जाते हैं तो उस वक्त जब डाले जाते हैं तो एक एक्सरे मशीन वहाँ भी लगी होती है। तो उस वक्त तो सभी के पैसेंजर सभी का बैग चेक होता है। पर उसके बाद जो एक बार हॉल में एंटर करके वो बैग पिक कर लेता है, उसके बाद और कोई स्क्रीनिंग उसकी नहीं होती है। मतलब ये बहुत आसानी से इवेशन करके निकला जा सकता है। जी बिल्कुल निकला जा। तो मतलब अगर आप इन्फ्लुएंशियल क्लास के हैं, वीवीआईपी या इन्फ्लुएंशियल क्लास के हैं, तो सब कुछ आपके फेवर में है, आप ये कहना चाहेंगे? खासकर कस्टम्स डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि आप कुछ भी लेकर के आ सकते हैं, आपकी मनमानी चल सकती है। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है। आज भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जब मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद अब मैं डिफेंस साइड में आ गया, तो मेरे पास एक केस आया डिफेंड के लिए। एक इंडिया का नंबर 1 इनकम टैक्स पेई आदमी 4 घड़ियाँ लेकर आया। वो एक एक घड़ी जो थी वो 15-15, 20-20 लाख की थी। तो उस आदमी का क्योंकि नंबर 1 इनकम टैक्स पेई था, तो वो जितनी बार भी आता था उसका एक प्रोटोकॉल अटेंड होता था, ऑफिशियल या अनऑफिशियल। उसको लेने के लिए जो लोग रिसीव करने आते थे उनके भी ऑफिशियली वो पास कार्ड बन जाते थे अंदर आने के लिए। वो अराइवल हॉल के अंदर आते थे, अराइवल हॉल के अंदर सीधे आ जाते थे, उनको लेके चले जाते थे। उस पर्टिकुलर इंसिडेंस में भी ऐसा ही हुआ। वो आए, बट अब वो हुआ क्या कि उस आदमी ने लंदन से आ रहा था। लंदन में के साथ हमारे उस वक़्त, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन उस वक़्त ये ट्रीटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जो 1000 पाउंड से ऊपर का वैट का रिफंड वहाँ मांगेगा और उसको पैसा वहाँ मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसने उसका वो वहाँ रिफ़ंड मांग लिया होगा वैट का, यहाँ वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो गया। और जैसे ही वो आया तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया गेट पे। उसको पूछा गया तुम्हारे पास कुछ है? ही फेल्ट ऑफेंडेड कि मुझे रोका क्यों गया। तो मैं तो वीआईपी हूँ और मेरा हमेशा प्रोटोकॉल होता है। बट दैट ऑफिसर वाज एडमेंट। उसने कहा नहीं, यू टेल मी आप क्या कैरी कर रहे हैं। तो फिर उसके पास से वो 4 वॉचेस रिकवर हुई एंड देन ही स्टार्टेड using his contacts, but then the officer who was on duty, he said no, arrest him. तो वो फिर अरेस्ट हो गए। तो इंटरेस्टिंग। लेकिन कितना गोल्ड, जैसे जो एक फिगर लिखी होती है कि इतना गोल्ड, इतने पैसे या इतने पैसों का आइटम आप कैरी कर सकते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना गोल्ड अलाउड है कॉमन आदमी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वीआईपी वीवीआईपी में, कितना गोल्ड एक सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अलाउड है लेकर के आना?
बाहर से कितना पैसे कैरी करके अलाउड हैं, और अगर कोई ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं उनकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए जो कि आप भारतीय जो संहिता है, जो लॉ है, उसके अंदर होती है? ये अभी जो रिसेंट बजट आया है, मैं उसके रेफरेंस में बताता हूँ कि अगर लेडी पैसेंजर आ रही हैं तो उनको 40 ग्राम तक की ज्वेलरी अलाउड है। पहन के आना कि कैरी करके? नहीं, कैसे भी कैरी कैसे? कर रहे हो या पहन के आ रही हो। और अगर मेल है तो उसको 20 ग्राम की, 40 ग्राम और 20 ग्राम। 20 ग्राम जी। लेकिन अगर रॉ शेप में आता है, बिस्किट है या बिल्कुल। किसी और तरह से, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। रॉ बिस्किट्स Raw वगैरह में नहीं अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो गोल्ड की रिस्ट्रिक्शंस है, गोल्ड स्मगलिंग की, गोल्ड को नहीं लाने की, वो रिस्ट्रिक्शन कस्टम एक्ट में नहीं है, वो फैमा के अंदर है। ओके। और वो जब मैंने भी किसी से डिस्कशन किया कि ये फैमा में क्यों है, तो मुझे ये आंसर मिला कि गोल्ड की रिस्ट्रिक्शन फैमा के अंदर इसलिए है कि जितनी गोल्ड की स्मगलिंग होगी, स्मगलिंग का मतलब हो गया कि वो इलीगल तरीके से आ रहा है, तो उसका पैसा भी बाहर जाएगा इलीगल तरीके से। ओके। और वो पैसा बाहर जाएगा तो इंडियन करेंसी तो नहीं जाएगी, वो फॉरेन एक्सचेंज ही जाएगा। हाँ। तो इन ऑर्डर टू सेव दैट फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, वो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो फैमा में फैमा लगाई में आई है। ये तो आपने बताया कि गोल्ड 40 ग्राम और 20 ग्राम आपने बताया। आपने बोला कि गोल्ड कॉइन्स या फिजिकल फॉर्म, रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड वो नहीं अलाउड है। और पैसे कितने अलाउड है? कैश कितना अलाउड है? कैश ऐसा है कि $5,000 तक अलाउड था, अभी शायद 10,000 किया उन्होंने कि $10,000 तक लेके आ सकते हैं, जिसमें 5,000 कैश होना चाहिए, 5,000 ट्रैवलर चेक या इस शेप में हो सकता है। और आपने से अभी लग्जरी वॉचेस हाँ, के बारे में luxury, बताया, हाँ। ये वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए कि क्या लिमिटेशन हाँ, होना मैं चाहिए? बताता हूँ। इसमें जो नॉर्मल रूल्स हैं वो ये हैं कि जो बैगेज रूल्स हैं उसमें ये होता है कि जो बोनाफाइड बैगेज है, एक्चुअली इनके रूल्स अलग बने हुए हैं, बैगेज रूल्स बोलते हैं उनको। तो जो बोनाफाइड बैगेज है, बोनाफाइड बैगेज मीन्स कि जो मैं कपड़े पहनता हूँ, जो जूते पहनता हूँ, जो चीज़ टॉयलेटरीज हैं, जो नॉर्मली मैं कैरी करता हूँ कहीं भी इंडिया में भी आने जाने के लिए, इसी तरह बाहर भी कैरी करता हूँ, वो तो विदाउट लिमिट अलाउड है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ें खरीद के लाता हूँ, लग्जरी गुड्स हैं या महंगी चीज़ें, इन एडिशन टू दैट, जो बोनाफाइड बैगेज है, वो इस बजट में उन्होंने 75,000 तक पर पैसेंजर वो भी अलाउ किया हुआ है। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट तो फिर वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको रेड चैनल पे जाके डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से ये कि अगर जो आपके रेगुलर यूसेज वाले आइटम्स हैं, भले वो लग्जरी आइटम्स हों, आपने वॉच पहन रखे हो या आप अपनी वॉच कैरी कर रहे हो, जो आपके यूज आइटम्स हैं उनका आपको अलाउड है, लेकिन अगर आप कुछ परचेज करके आ रहे हैं उसकी वैल्यूएशन 75,000 रुपये होनी चाहिए। हाँ, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो बोनाफाइड बैगेज है, वो बोनाफाइड बैगेज में जैसे अब शूज़ हैं, मैं नए भी खरीद के पहन लिए मैंने, तो दैट इज़ ऑल्सो जैसे हाई एंड ब्रांड्स जो होते हैं उनके आप अगर शूज़, अगर आप 2-3 लाख रुपए के भी जूते पहन रहे हैं, आप 10-20 लाख की वॉच पहन रहे हैं, जो आपका यूसेज में उसको लेकर के इशू नहीं है, लेकिन जो आप परचेज करके आ रहे हैं, यस, उसके लिए इशू है, उसके लिए इशू है। आपने ये किताबें लिखी हैं, इसमें बहुत सारी इवेजन टैक्टिक्स के बारे में भी है। 5 किताबें हैं। अभी मैं इन पे जैसा मैंने बोला था बात करूंगी एक एक करके, लेकिन जो गुलनोरा है इसको पढ़ रही थी तो इसमें इवेजन टैक्टिक्स की को लेकर के बहुत डिटेल में आपने लिखा है। ये बहुत लोगों के लिए तरीका भी होगा, बट ऑब्वियसली बीइंग एन ऑफिसर मुझे पता है कि आप का ये सब लोग कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं और इंटरसेप्ट हो चुके हैं। जब किसी भी स्मगलर की प्रोफाइलिंग होती है तो जो, जैसे मैंने बोला, एक ऑफिसर का एक इंट्यूशन होता है, एक कैच होता है। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके टेन्योर में रहा हो जो, जैसे आपने एक इंसिडेंट शेयर किया, आपके टेन्योर में ऐसा कोई इंसिडेंट कि जो आपको इंस्टेंट, जो एक होता है, आपको एक थॉट आई और आपने इंटरसेप्ट किया उस एवेजन को? हाँ, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए मगर हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जो बहुत ही वियर्ड रहा हो या जो आपको लगता हो कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? मैं अगर ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा तो वो इंसिडेंस ऐसा है जो एक तरह से मैच्योर नहीं हुआ था। मैं बोलूँगा कि उसमें शायद इंफॉर्मेशन लीक हो गई होगी। इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है? इंफॉर्मेशन लीक हो गई होगी
एक और शायद वही मेरे जॉब छोड़ने का कारण भी बना हो कि एक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर ने मुझे दी। वो इन्फॉर्मेशन जो थी 4 और ऑफिसर से शेयर हुई, बाकी किसी से शेयर नहीं हुई। तो वो चारों IRS क्लास 1 बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके साथ शेयर हुई। नेक्स्ट डे जब वो फ्लाइट आई, वो सब डैमेजिंग हुई, स्क्रीनिंग हुई है, सब कुछ हुआ, 100% हुआ, नथिंग वाज रिकवर्ड। तो उसके बाद मुझे पता लगा किसी से कि मैं किसी फ्रेंड के पास बैठा था, वहाँ से पता लगा कि बाहर जो ये नॉर्मल छोटे छोटे कैरियर्स आते हैं बैंकॉक से, उस वक्त आया करते थे, दिस वाज नोन टू एवरीबडी कि आज डिपार्टमेंट के पास गोल्ड की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो मेरा इमीडिएट सीनियर था उसको भी नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन है लास्ट मोमेंट तक। तो तब मैंने अपने सीनियर को बोला कि 2-3 दिन बाद कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कहीं से। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनको बोला कि 5 लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मर मेरा कल्टीवेट किया हुआ था। अगर मेरे से लीक होनी होती तो मैं किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाता उसको। तो अब बाकी रह गए अब 4 लोग। तो अब मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता ये कहाँ से लीक हुई, कहाँ से नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले तक कुछ इस तरह का कल्चर था डिपार्टमेंट में कि अगर एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये इंश्योर किया जाता था, चाहे कितना भी प्रेशर हो, कि दिस केस हैज़ टू बी बिल्ड अप, इसको खड़ा करना है। ये रहता था। हाँ, ये ऐसा था। Okay. लेकिन ये एक पहला इंसिडेंस आया। आप 96 की बात कर हाँ, रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये होगा 92 या 93 का। ओके। तो जिसमें कि ये कहीं से लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, और वो पैसेंजर नहीं आया या किसी और फ्लाइट से आया हो, हमें पता नहीं। तो लेकिन वो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैच्योर नहीं हुई, और हमारा इन्फॉर्मर तब लास्ट तक इंसिस्ट करता रहा कि नहीं, इसमें गोल्ड आया था। ओके। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब शायद कल्चर डिपार्टमेंट का बदलता जा रहा है, तो इसको छोड़ना अच्छा, हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रेशर, वर्क प्रेशर की आप बात करें, ऐसा प्रेशर होता है कि डिपार्टमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कि नहीं इंटरसेप्ट करना है, और ये प्रेशर कितना बड़ा होता है, कहाँ? इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, नहीं डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर कभी डायरेक्ट नहीं आता। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के प्रेशर थ्रू भी आता रूट है। होके आएगा तो ब्यूरोक्रेट से ही रूट होके आएगा, और वो तो बहुत कितना फ्रीक्वेंट कॉमन है, कितना वो बहुत तो बहुत फ्रीक्वेंट कॉमन है। है, फ्रीक्वेंट है, यस। और ये जनरली किन के लिए ये प्रेशर आता है? हाँ जी, ये प्रेशर जनरली किन के लिए आता है? ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए आता हाँ, है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक रिच आदमी था, रिचेस्ट आदमी था, रिचेस्ट। रिचर नंबर 1 इनकम टैक्स पे ही, मैंने आपको ये भी बोला। ओके। तो अब उसके जो रिसीव करने आ रहा है वो उसको लेके आ रहा है, कार्ड भी बनवा के आ रहा है। अब कार्ड बनाने का काम जो है अंदर आने का, वो कस्टम्स का नहीं है, वो सिक्योरिटी का है। वो सिक्योरिटी को भी कॉन्फिडेंस में लेता है, वो भी प्रोटोकॉल करते हैं। इसका मतलब वो भी उनको कार्ड बना के देते हैं। तो मैं मतलब और आप ये जाएंगे तो डिपार्टमेंट नहीं बना के देंगे, हम सिर्फ रिसीव करने के लिए कि तो, लेकिन उनके वो सब चलता है। तो जो भी ये कहने का मतलब है कि जो बहुत रिच लोग हैं उनके लिए भी ये प्रोटोकॉल चलता है, ये प्रिविलेज चलता है, बेंड हो जाते हैं इनके लिए प्रोटोकॉल्स। बैंड हो जाता है। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए हो जाता है, और पॉलिटिशियंस का डायरेक्ट नहीं होता तो थ्रू ब्यूरोक्रेट हो जाता है। ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि डिपार्टमेंट के थ्रू। डिपार्टमेंटल भी एंड अदर डिपार्टमेंटल अदर डिपार्टमेंटल भी होता है। इट कम्स थ्रू मैनी डिपार्टमेंट्स, यस। आपने इन्फॉर्मेंट की बात करी कि आप लास्ट मोमेंट तक आपका जो इन्फॉर्मर था वो यही कहता रहा कि नहीं, इसमें गोल्ड आया था। ये जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, ये टिप्स होती हैं, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही हैं, बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं जिनमें इस एस्पेक्ट को लेकर के कस्टम्स के का जो बहुत हाई प्रेशर जॉब होता है, और किस तरीके से, क्योंकि लोग हर एस्पेक्ट के बारे में बात करें, लेकिन कस्टम्स की एक ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है कस्टम ऑफिसर सिर्फ पैसा बनाता है, वो सिर्फ पैसा छापता है, मोटा पैसा बना लेता है, ब्राइबरी हो जाती है, और अक्सर बड़े बड़े मकान होते हैं, घर होते हैं। लेकिन ये जो पूरा आपने बताया इन्फॉर्मर्स और टिप्स का, कितना बड़ा ये रोल होता है? इसका रोल होता है, काफ़ी बड़ा होता है इन्फॉर्मर्स का रोल, क्योंकि जो
इन्फॉर्मर कौन होगा, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पुलिस में और कस्टम्स में इन्फॉर्मर का दोनों का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। और मैं दोनों के पहले आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में जो ऑफेंडर्स हैं उनका नेचर भी डिफरेंट है। पुलिस में जो ऑफेंडर है वो ब्लू कॉलर क्राइम है, जो कस्टम्स में ऑफेंडर हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। यहाँ तक कि अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि मैं अब दूसरी साइड भी टेबल के काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको डिफेंड भी कर रहा हूँ। As an उनमें advocate. वो मेरे और आपके जैसे ही लोग हैं, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पता लगेगा कि वो रिच लोग हैं, लेकिन उनका हो सकता है फैकेट कुछ और हो गए, वो सामने से कुछ और कर रहे हैं और बैक पे कुछ और कर रहे हैं। एंड वो कुछ इस तरह से जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो हैंचमैन चल रहे हैं, पिस्टल्स लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर पीपल लाइक यू एंड मी। तो सिर्फ ऐसा है कि बाई नेचर एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ग्रीडी। उनकी ग्रीड जो है, एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर कहा करते थे कि हर आदमी ग्रीडी है, चाहे वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। पर एक देयर इज़ ए फाइन लाइन, अगर हम उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम उस ग्रीडीनेस से बदल कर क्रिमिनल में आ जाते हैं, हम क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए अब जिनको मैंने बताया कि मैं डिफेंड करता भी हूँ अब ऑन द अदर साइड, तो हो सकता है मेरे घर में कोई मैरिज है तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनके घर में मैरिज है मैं उनके घर में भी जा रहा हूँ। तो दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। एक बड़ा छोटा सा उनका एक कोर ग्रुप होगा जिनको पता होगा कि ये लोग ये काम करते हैं। मगर आर दीज पीपल क्रिमिनल्स? क्या ये क्रिमिनल्स हैं? क्रिमिनल्स तो हैं, तो क्योंकि मतलब आप क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हैं? यस वी डू, वी हैव दिस, दैट इज द प्रोफेशन। जब एडवोकेट के प्रोफेशन में आ गए तो वी हैव टू डिफेंड देम। तो क्या ये एंटी नेशनल नहीं होता है अशोक जी? नहीं, मैं बताता हूँ, इसको एंटी नेशनल वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टम्स में नॉर्मली क्या होता है कि जब गुड्स इंपोर्ट होती हैं, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कस्टम्स ड्यूटी का, उसमें हम लोग ये बोलते हैं, अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं, कि अगर आप घोड़े लेके आए हैं तो घोड़े ही होने चाहिए, गधे नहीं होने चाहिए। और 10 घोड़े लेके आए हैं तो 10 ही होने चाहिए, 20 नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो गुड्स आ रही हैं वही डिक्लेयर होनी चाहिए, और जितनी आ रही है उतनी ही क्वांटिटी डिक्लेयर होनी चाहिए। और उसमें इन दो में इवेजन का स्कोप रहता है कि मैंने 200 पीस मंगाए, मैंने सामने 100 डिक्लेयर कर दिए तो 200 मैंने इवेट कर लिया, 200 के ऊपर टैक्स, या मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ और दिया और उसमें कुछ और चीज़ निकल आई। तो तीसरा ये होता है कि मैंने उसकी वैल्यू लोअर साइड पे डिक्लेयर कर दी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। द थर्ड मेथड ऑफ इवेजन इज़ वेरी नॉर्मल। ये मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरे से आप पूछें कि 100% ऑफ द इम्पोर्टर्स आर डूइंग दिस, और अगर 100% इम्पोर्टर ये करते हैं कि अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं गुड्स का, तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मैंने $100 की चीज़ इंपोर्ट की और मैंने उसके $50 दिखाए, तो वो $50 तो मेरे बैंकिंग चैनल से जाएंगे सप्लायर के पास, तो $50 मेरे किसी और तरीके से भी जाएंगे। तो वो भी हमारे इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करता है कंट्री की। तो उसको जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास जब क्लाइंट आता है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें टेक्निकल फ्लॉ कहाँ है। जो इवेजन है वो तो है, वो तो हम उसको बोल देते हैं कि ये जो तुमने गलत किया है वो गलत किया है। नाउ यू गिव अस द नोटिस विच यू हैव रिसीव्ड, हम इसमें से देखेंगे कि इसमें कहीं टेक्निकल या लीगल फ्लॉ नज़र अगर आता है। लीगल फ्लॉ बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरा HSN कोड ठीक था या नहीं था, वो मैं उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करूँगा कि नहीं, जो मैंने डिक्लेयर किया वो ठीक है। मगर जब आपने बोला कि कंट्री की इकोनॉमी को अगर इम्पैक्ट कर रहा है ये जो इवेशन है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल कैटेगरी में आ रहा है। क्रिमिनल कैटेगरी में आ रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर ये देश की इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है, तो ये एंटी नेशनल ही तो हुआ। बिल्कुल, ये एंटी नेशनल हुए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अब मतलब मैं अपने इस, क्योंकि अगर मैंने 20 साल डिपार्टमेंट में काटे हैं तो 30 साल मैंने एज लॉयर भी काट लिए, तो बड़ी बार ऐसा भी होता है कि जब इनके केसेस बुक होते हैं, इनको बनाया जाता है या अरेस्ट किया जाता है, उसमें बहुत बार वो गलत भी होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी ज्यादती होती है। तो
नोइंगली और अननोइंगली दोनों तरह से। तो जब वो ज्यादती होती है तो हमें वही देखना होता है। जब हमारे पास आता है तो हम एज ए लॉयर हमें यही देखना होता है कि वेदर द डिपार्टमेंट हैज डन द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो मेरी ड्यूटी बन जाती है एज ए प्रोफेशन कि मुझे उसको सेव करना है। ही इज नॉट डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटी But he is a इन दो criminal. सर्कमस्टांसेस, But he is a criminal. बट उसको एक बार उन्होंने बोल दिया कि वो अब उसने ये गलत किया है तो रिकॉर्ड पर तो आ गया। तो उसको डिफेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉयर नहीं होगा, उसको डिफेंड नहीं करेगा, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि जितने भी केस डिपार्टमेंट बनाएगा दे आर ऑल 100% करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। मगर अगर डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, अगर फर्स्ट पार्टी की ही गलती है, तो उसमें और ऑब्वियसली वो उस कैटेगरी में आ ही जाता है, क्रिमिनल कैटेगरी आ जाता है। हाँ, और वो ऑब्वियसली जब कंट्री की इकोनॉमी हैम्पर हो रही है तो वो चीज़ एंटी नेशनल भी कहना गलत नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल उसको एंटी नेशनल कहना गलत नहीं मगर होगा। उनके सर्कमस्टांसेस में भी आप नहीं, हम बहुत बार ऐसे केसेस जब आते हैं हम उसको पूरा गो थ्रू करके हमने अपनी टीम को भी बोल रखा है कि आप उनको मना कर सकते हैं कि नहीं, हम वी विल नॉट हैंडल दिस केस। तो अशोक जी, स्मगलिंग के केसेस कितने या इंसिडेंट्स कितने कॉमन हैं कस्टम्स में? कस्टम्स में स्मगलिंग के केसेस बहुत कॉमन है। मैं पूरे 50 साल का वो बता रहा हूँ आपको कि बिगिनिंग में स्मगलिंग हम उसको बोलते हैं कि जो चीज़ कॉन्ट्राबैंड है और वो इलीगल तरीके से लाई जा रही है, और कॉन्ट्राबैंड वो है जो लॉ में अलाउड नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अभी 75,000 रुपए का, जैसे उन्होंने कहा, आप गुड्स ला सकते हैं, लग्जरी गुड्स या कॉस्टली गुड्स। ये शुरू में सिर्फ इसका जो अमाउंट था एग्जाम्पशन का कि इतने तक का आप फ्री ला सकते हैं, वो 1,250 रुपए। 1976 70s, हाँ, 70s की बात कर रहे हैं। यस, 76 के बाद मैं 86 तक भी बता रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, 86 तक ये 1,250 रुपए था। अब 1,250 रुपए मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब कुछ भी नहीं, आप एक आइटम को भी 1,250 रुपए मगर उस बता वक्त की सकते इकोनॉमी हैं। के हिसाब से मुझे लगता है वो पैसा अच्छा खासा होगा, नहीं? नहीं, 1970s और 1,250 रुपए भी इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ओके। वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब एक तरह से यू कैन से कि सभी गुड्स जो भी वो लेकर आएगा बोनाफाइड बैगेज को छोड़ के, वो कॉन्ट्राबैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उस वक्त जो स्मगलिंग बोलें या कुछ भी बोलें, एक बड़ी नॉर्मल सी एक प्रथा है कि जहाँ चीज़ सस्ती मिल रही होती है वहाँ से चीज़ खरीदी जाती है, जहाँ महंगी बिकेगी वहाँ पे लाके उसको बेचा जाता है। हम लोकल मार्केट में भी देखते हैं कि सदर बाज़ार से जितने भी लोग हैं, होलसेल लेवल की मार्केट है, वहाँ से सामान खरीदते हैं और कॉलोनी की मार्केट में लाके बेचते हैं। तो क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाना है। द सेम अप्लाइज टू इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, कि अगर कोई चीज़ बैंकॉक में, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में सस्ती मिल रही है और यहाँ पे महंगी बिकती है और उसकी डिमांड भी है, तो ये जो लोग जाते हैं, जिनको मैं कैरियर्स बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, ये जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं। ये तब भी था, ये आज भी है, ये तब भी था, आज भी है। और ये सिर्फ गोल्ड पे ही नहीं या उन पे ड्रग्स पे ही अप्लाई नहीं होता, ये नॉर्मल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उन पे भी अप्लाई होता है। कई बार देखा गया है कुछ सेलिब्रिटीज़ को कि बहुत महंगे महंगे लग्जरी एक्सपेंसिव बैग्स लेकर के आते हैं, वॉचेस लेकर के आते हैं, तो उनमें वो कस्टम्स ड्यूटी पे करके लेकर के आते हैं, वो बाहर से जो लेकर के आते हैं। हाँ, लॉ के हिसाब से तो पे करना बनता है। वो अब करते हैं नहीं करते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में दिल्ली में तो कोई, मेरी ज़्यादातर मैं दिल्ली में रहा, तो मेरे को नहीं आइडिया कि दिल्ली में तो नहीं, ऐसे पैसेंजर्स कम होते थे बहुत जो कस्टम्स ड्यूटी पे करें। हाँ, जो कस्टम वो अलाउड होता था ले जाना, अगर वो महंगे बैग्स बाहर से लेकर के, महंगे शूज़ ला रहे हैं, वॉचेस ला रहे हैं। मतलब अलाउ तो लीगली तो अलाउड नहीं था, बट वही जो हमने जब बातचीत शुरू की तो उसमें आया कि कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं, तो उनके लिए लॉ डिफरेंट होता है और बाकी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। वो सिर्फ इसी में नहीं है, वो मेरे को लगता है सभी एक्ट्स के अंदर सभी में इस तरह का प्रोविजन बनाया जाता है कि वो इवेड कर लेते हैं, वो इवेड कर सकें। क्योंकि मुझे एक सेंटेंस याद आता है, किरण बेदी जी ने एक जगह ये कहा था किसी अपनी इंटरव्यू में कि जो लॉ होता है, व्हेन शी वाज इन जॉब,
तो उन्होंने ये कहा था कि जो लॉ है ये दुधारी तलवार है, एक गरीब को काटती है और अमीर की हेल्प करती है। तो वो हर एक लॉ में, हर एक्ट में अप्लाई हो जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो कॉमन आदमी होता है, जो एक लेमैन होता है, वो डरता भी है। जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसको लगता है कि अगर मैं कस्टम एवेड कर दूंगा तो कहीं जेल के चक्कर ना काटने पड़ जाएं, तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जिस तरीके से जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो कर लेता है। और कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज या कह लीजिए या लॉ को चैलेंज करने वाली बात जो प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए बहुत कॉमन हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को बचाने के। मुझे आपने बात करी, एक स्टीफन हॉकिंस करके फिजिक्स थे, उन्होंने फिर वो इंजेक्शन भी ले लिया था स्विट्ज़रलैंड जाके, क्योंकि लास्ट स्टेज में वो काफ़ी इनकैपेबल हो गए थे बॉडीली। उन्होंने एक उनकी कोटेशन है, वो मतलब हो सकता है उन्होंने किसी और रेफरेंस में कही हो, उन्होंने ये कहा था, यू स्टार्ट लर्निंग द स्मॉल रूल्स, ओनली देन यू कैन ब्रेक द बिग रूल्स। तो जो प्रिविलेज आदमी होता है वो इतना उसको समझ आ जाती है कि मैं बड़े रूल भी ब्रेक कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, क्योंकि एक बड़ी नॉर्मल टेंडेंसी है, मैंने आपसे कहा कि ब्लू कॉलर क्राइम में पर्टिकुलरली, कि जो पैसे वाला वो रिच आदमी है, उसको सिर्फ उसकी वो फाइन लाइन ड्रॉ करनी है कि वो कहाँ तक पैसा लीगल कमा रहा है, कहाँ तक इलीगल कमा रहा है। उसके दिमाग में एक कंसेप्ट है इंडिया में पर्टिकुलरली, तो कि कुछ भी गलत होगा, कभी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आएगी, वो मेरे पैसे से सॉल्व हो जाएगी। और टू सम एक्सटेंट वो ठीक भी है, वो हो भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। कभी उसकी बिल्कुल ही किस्मत खराब हो तो अलग बात है। अगर मैं कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से ये समझना चाहूँ कि जैसे कि कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, तो अमूमन जनरल जो ये कस्टम ड्यूटी होती है वो क्या स्लैब्स होते हैं कि अगर ये आइटम है इस वैल्यूएशन का तो इतनी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। जैसे लोग बाहर से टेलीविज़न लेकर के आते हैं, तो क्या कैसे समझाएंगे आप मुझे, क्या स्लैब्स होते हैं? नहीं तो ये जो जैसे कलर टीवी का एग्जांपल, लोग लेके आते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ड्यूटी पे करते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें ड्यूटी पे करते हैं। डिपार्टमेंट के पास पूरा एक कैटलॉग, प्राइस कैटलॉग होता है, उसी कैटलॉग के हिसाब से कि अगर आपकी वैल्यूएशन टेलीविज़न की इतनी है तो आपको इतना ड्यूटी पे करनी होगी, उसके हिसाब से वो उसका होता है। तो वो ऐसा नहीं है, मतलब लॉज आर परफेक्ट इन इटसेल्फ, लॉ में कोई खामी नहीं है। तो वो लोगों ने तरीका निकाल लिया है, हाँ, लॉज को इवेड करने का। अच्छा, पहले जैसे कि गोल्ड का ही स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती थी, जो लोगों को पता है कि गोल्ड के बिस्किट्स आ गए हैं, रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड हो गया है। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम्स में जो सब्सटेंस हो गया, नारकोटिक्स हो गया, उसकी भी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स न्यूज़ में भी आते रहते हैं। तो जो स्मगलर का माइंडसेट है वो 1970s से चेंज होकर के अभी प्रेजेंट जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है उसमें टेक सैवी, मॉडर्न और डार्कनेट यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से सोचता है। ये बात कितनी सही है? ये बात ठीक है, क्योंकि जब बिगिनिंग में 70s में स्मगलिंग होती थी तो उस वक्त स्मगलिंग का बड़ा सिंपल तरीका होता था कि उसने अपने सूटकेस में कुछ रख दिया, छुप कपड़ों के नीचे रख दिया, कहीं रख दिया, निकल गया तो निकल गया, जो नॉर्मली निकल जाते थे। और अभी जो आजकल स्मगलिंग है और वो कन्वर्ट हो गई कि नारकोटिक्स में, तो स्टमक में, मतलब लोग स्टमक में रख करके दिस वाज कॉमन इवन एट आवर टाइम के वो उसके छोटे छोटे कैप्सूल बना के स्टमक में स्वॉलो कर लेते थे, दे विल स्वैलो इट, और फिर यहाँ पे आके वो टैबलेट्स लेके और उसको फ्लश आउट करके निकाल देते, चेक आउट कर देंगे। तो दिस वाज क्वाइट कॉमन एट दैट टाइम आल्सो। अच्छा, यस, ये जो प्रोसेस है, यस यस, स्टमक लाइनिंग में छुपा करके लाना। Yes, this was, and I used to tell those young boys were there, and I used to tell them कि ये आप अपने को बीमार भी करोगे, खराब भी करोगे, तो अभी तो यंग एज है, आप ये इतना बर्दाश्त भी कर लेते हो,
बट ये कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी को भी डैमेज कर ही रहा है। मतलब ये जो क्रिएटिविटी है स्मगलर्स की, वो आज की नहीं है, ये क्रिएटिविटी उस टाइम की है, और ये उस टाइम से ही ये इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं ये कॉमन होते आए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि जब शुरू में डिपार्टमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास भी कोई बहुत स्कैनर या एक्सरे मशीन्स नहीं थे। जो डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती थी उनको इंट्यूशन बेसिस पे या प्रोफाइलिंग फिर तो बेसिस बहुत पे चीज़ें काम इंटरसेप्ट करते थे। भी नहीं हो पाती होंगी। जी हाँ जी। तो उसके बाद जैसे अभी आपने स्टमक का एग्जांपल लिया, तो अब जब उसको स्कैनिंग से निकालेंगे तो अगर उसकी बॉडी में भी गोल्ड है या कोई भी मेटल है तो वो बीप करेगा, तो वो पता लग जाता है कि ही इज़ कैरिंग समथिंग। तो उसको कई बार हॉस्पिटल ले जाके उसका एक्सरे करके भी पता लगता था कि हाँ दिस इज़ कॉमन। उसको राम मनोहर या हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसको फिर वहीं पे हॉस्पिटल में ही रखेंगे। तो ये एक इंसिडेंस हो गया जैसे। तो जहाँ तक नारकोटिक्स का सवाल है कि नारकोटिक्स का मुझे पता नहीं, हमारे टाइम में जब हम पुराने पीरियड में देखें कि इंडिया में इतनी कंजम्पशन थी या नहीं थी, तो जैसे मैंने कहा कि ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन, कि किस एरिया में कंजम्पशन है वहाँ स्मगलिंग बढ़ जाती है। तो अगर वो कंजम्पशन अब इंडिया में उसकी ज़्यादा हो गई, जैसे आज की जो जी जनरेशन या जो भी ये बोलते हैं बच्चे, जेन ज़ी। तो हाँ जेन जी, तो इनके जितना भी पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो रेव पार्टीज़ होती हैं, हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि रेड हुई और ये लोग पकड़े गए, तो ये कहीं ना कहीं से तो ये आता ही है। तो ये कुछ टैबलेट्स की शेप में आता है, कुछ आज ज़रूरी नहीं है। पहले जो ड्रग्स आती थी ये अफीम चरस से बन के उनसे कोकीन और हीरोइन में आती थी, अब ये सिंथेटिक तरीके से बनने लग गई, केमिकल से बनने लग गई। तो केमिकल से बनेंगी तो फिर कैप्सूल की और टैबलेट्स की शेप में आएंगी, तो जिसको ये पार्टी ड्रग्स बोलते हैं, तो ये आने लग गई। तो ये चेंज आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जो तरीके हैं, कभी शूज़ के ये जो सोल है उसमें छुपा करके लाते हैं, ये सब चीज़ें मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाती है कैसे? हाँ, ये मैं एक्चुअली बीच में एक बात बताना भूल गया, जब उसकी बात हम कर रहे थे कि पेट में जो होता है तो वो स्टमक तो लाइनिंग स्कैनिंग में। मशीन से निकल आता है स्टमक वाला। तो अभी बहुत सारे जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, जब उसमें जो भी ऑफिसर बैठा होता है एयरपोर्ट में जो होती उसको देख रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें बेसिकली एक डार्क कलर का पैच आएगा। तो जो गोल्ड है इट्स ए वेरी डेंस मेटल, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कही जाती है। तो वो उसमें गोल्ड कलर का ब्लैक कलर का पैच आएगा। वो पैच जैसे ही आएगा तो उस ऑफिसर को डाउट हो जाएगा, वो कहेगा ये मुझे खोल के दिखाओ इसमें क्या है। तो ये जब शुरू में जब ये मशीनें लगी और इस तरह की डिटेक्शन स्टार्ट हुई, तो यही बात जो बाहर लोग बैठे थे स्मगलर, उनको भी पता लगा। तो उन्होंने दे डिवाइसेस द मेथड कि भाई हम इसको इस तरह करते हैं कि जैसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके ऊपर कॉपर की वायरिंग होती है और बीच में प्लेट्स होती हैं। तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके वहाँ पर गोल्ड का एक पीस डाल वायरिंग लगा दिया या वो उसको लगा कर दिया। कि अब अगर वो एक्सरे में आएगा भी वो ब्लैक पैच, तो उसमें ये नहीं पता लगेगा कि नहीं ये ट्रांसफार्मर है, इट विल गो थ्रू, तो ये निकल जाएगा। तो ऐसा हुआ भी होगा कभी, लेकिन फिर उसके बाद ये भी कस्टम को भी पता लग गया। ये इंसिडेंट्स आए हैं। ये इंसिडेंट्स आए हैं, ये इंसिडेंट्स आए हैं, मैंने प्रैक्टिकली डील किए हुए हैं ये वाले इस तरह के इंसिडेंट्स। और एक मैं आपको बताता हूँ, मेरे टाइम की बात है, एक व्हील चेयर आदमी था, उसकी व्हील चेयर जो थी, उस व्हील चेयर के जो ये साइड्स थी, दे वर फिल्ड विद गोल्ड बिस्किट्स एंड देयर वाज एन इंफॉर्मेशन, इट वाज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड केस। उसने वही व्हील चेयर वहाँ से दुबई से ली, उसके लिए वो स्पेशल केविटीज़ बनाई गई, उसके अंदर वो गोल्ड कंसील किया गया, और कंसील करने के बाद उसने वही व्हील चेयर यहाँ से उतरने के बाद, मतलब वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो व्हील चेयर की फैसिलिटी देते हैं वो नहीं ली, उसने अपनी ही व्हील चेयर ली, और उसको लेके जब वो बाहर जा रहा था, एंड ही वॉज रियली अ हैंडीकैप पर्सन, ऐसा नहीं कि वो कैमोफ्लेज था, ही वॉज लेकिन उसको अलग बिठा के फिर उसको सब
उसको तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, तो उसमें अब उसको अगर हम एक्सरे में भी डाल देते तो ब्लैक पैच ही आता, अदरवाइज भी अगर हॉलो भी होता तब भी, क्योंकि वो मेटल है। हाँ। ये तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि मेटल की इतनी सारी चीज़ें लोग लेकर के ट्रैवल करते हैं, ऐसे में इंटरसेप्ट करना, और ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है। इन्फॉर्मेंस और आपके टिप्स के बगैर और प्रोफाइलिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता हाँ होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा, मैंने एक फिल्म भी देखी थी, उसमें देखा था कि चॉकलेट्स के अंदर भी छोटे छोटे गोल्ड के राउंड करके और चॉकलेट के उसके ऊपर चॉकलेट की कवरिंग करके उसको लेके ये भी डिटेक्ट हो जाता है। हाँ, ये भी डिटेक्ट हो जाता है। एक्चुअली आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो डेट्स आते हैं दुबई से, उनको आप कुछ भी नहीं करें, अब डेट्स को भी अगर एक्सरे मशीन में डाल देंगे तो बिल्कुल ब्लैक पैच आएगा, नॉर्मल गोल्ड डेट्स से को, भी ज़्यादा, नॉर्मल डेट्स को, गोल्ड से भी ज़्यादा। तो फिर उनको कैसे चेक करते हैं? तो चांस की बात है, वो भी निकल गया तो निकल गया, अगर डिटेक्ट हो गया तो हो गया। उन्होंने कहा खोलो, हम देखना चाहते हैं, तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। डेट्स में भी स्मगलिंग बहुत हुई है, डेट्स के इंपोर्ट में भी अभी भी फ्रीक्वेंटली हो रही है। ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा, जैसे खाने पीने के आइटम्स हैं? नहीं, देखो गोल्ड का मैं आपको एक आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ अभी। कितना रेलिवेंट है अभी नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी एक बुक में भी लिखा है, बुक में वो जो इंसिडेंट्स सबसे पहली आपकी जो किताब पहली है। बुक लिखी जी थी। जी। गोल्ड की जो ट्रांजैक्शन होती है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। जब गोल्ड एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो वो इंश्योर हो जाता है। वहाँ इंश्योरेंस करने वाले लोग बैठे हुए हैं, दुबई में तो लीगली बैठे हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज, कि जब गोल्ड दुबई से चलेगा और इंडिया आएगा तो वो उसको इंश्योर करेगा कि इफ़ इट रीचेस सेफली टू द रेसिपिएंट्स पार्ट, वो उसको उसमें से 1% या 2% डिडक्ट कर लेगा जो उसका प्रीमियम अमाउंट है। और अगर वो पकड़ा जाता है तो वो उसको 95% उसको दे देगा। तो जो पकड़ा गया वो देगा, जिसका गोल्ड था उसको वो 95% अमाउंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो वहाँ सेंडर बैठा है वो और जो यहाँ रेसिपिएंट बैठा है वो, उनको मनी वाइज कोई लॉस नहीं होता। सिर्फ जो बीच में कैरियर जो उसको लेके आ रहा होता है वो अरेस्ट हो जाता है, वो फंस जाता है। सो ये सिर्फ इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ दुबई से इंडिया या किसी और कंट्री से इंडिया में नहीं, ये विद इन इंडिया भी अगर यहाँ से बॉम्बे या बेंगलोर भी अगर गोल्ड जा रहा है, इवन दैट इज इंश्योर्ड, जबकि वो लीगली अलाउड नहीं है, बट देन दोज इलीगल इंश्योरेंस कंपनीज आर आल्सो देयर जो उसको इंश्योर कर लेते हैं। अशोक जी, 70s 80s और 90s में जो एयर ट्रैवल था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत कम फ्लायर्स थे जो आते थे और जो जाते थे, लेकिन अब ये फिगर्स कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं पिछले 15-20 सालों में। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, जैसे कि ट्रेन ट्रैवल जितना कॉमन हो गया उतना ही कॉमन एयर ट्रैवल भी हो गया है। ऐसे में जैसे मैं चैलेंज की बात कर रही थी, ये और मैसिव हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों के जो नंबर्स हैं, फिगर्स बढ़ गए हैं, जो ऑफन जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। प्रेजेंट अगर सिनारियो की बात करी जाए तो कितना बड़ा एक डिपार्टमेंट के लिए ये कंसर्निंग पॉइंट है जिसके लिए तैयारी डिपार्टमेंट करता है? अगर मैं पुरानी बात करूं कि 76 से लिमिटेड एयर ट्रैवल जी था, हाँ, उस लिमिटेड वक्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ्लायर्स थे, बड़े लिमिटेड ट्रेवलर्स थे। रीज़न बीइंग ओनली रिच पीपल यूज्ड टू फ्लाई आउट ऑफ इंडिया, और यूरोप की फ़्लाइट्स ज़्यादातर होती थी। कोई मिडल ईस्ट की फ़्लाइट नहीं होती थी। जब मिडल ईस्ट ने डेवलप करना शुरू किया तो इंडिया से लेबर जानी शुरू हुई, तो ये पैसेंजर्स का नंबर बढ़ा। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि एसेंशियल गुड्स की जब भी ज़रूरत पड़ती है और तो एक जगह सस्ती होंगी, जब लोगों को लगा कि बैंकॉक में, हांगकॉन्ग में चीज़ें सस्ती हैं, तो फिर एक ये कैरियर्स वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ कि वो फ़्लाइट स्टार्ट हुई और वो पैसेंजर जाने शुरू हुए जो फार ईस्ट साइड में जाने शुरू हुए, और फार ईस्ट से गुड्स लेके, उसको हम लोग बोला करते थे कि कमर्शियल गुड्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग द गुड्स इन कमर्शियल क्वांटिटी, और वो उसका कस्टम ड्यूटी पे भी करते थे क्योंकि तब भी उनको वो प्रॉफिट में बिक जाता था। तो दैट वाज हाउ इट डेवलप्ड, द होल पैसेंजर फ्लो वाज, इट वाज डेवलप्ड। और
उसी फ्लो में फिर जब ये फ्लो हुआ, अब उसमें होता क्या है, अब जैसे मेरी ये बुक है गुलनोरा, आपने पढ़ी है कि जो लास्ट बुक मेरी अभी आई है, इसमें भी क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर था, पहले एक ही कंट्री होती थी यूएसएसआर, जब वो ब्रेक हुई और डिफरेंट में चली गई और एक बड़ा बल्क चला गया रशिया और बाकी छोटी छोटी कंट्री, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, करिकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज बन गई। इन कंट्रीज में भी एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई, जैसे कभी इंडिया में भी होती थी। तो वहाँ से ये कुछ गर्ल्स जो थी वो यहाँ पे आती थी, यहाँ से एसेंशियल गुड्स लेती थी और वहाँ पे अपनी कंट्री में ले जाके उसको बेचती थी। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। तो इसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि जब इस तरह का फ्लो बढ़ता है तो उसका बेनिफिट लेने की कुछ लोग कोशिश करते हैं जो स्मगलिंग करना चाहते हैं। तो वो खुद सामने कभी नहीं आते, वो इनको बीच में कैरियर की तरह यूज़ करते हैं और इनको लालच देंगे, कभी इनको बोलेंगे हम आपको टिकट फ्री दे देंगे, कभी बोलेंगे हम आपको पर ट्रिप का इतना पैसा दे देंगे, तो आप ये काम कर देना। एंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर, आई विल नॉट से कि वो नाइव हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, वो एक बार, दो बार, तीन बार निकल जाते हैं तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जो स्मगलिंग के इंसिडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू 70s, 80s एंड 90s, जब लिमिटेड फ्लायर्स हुआ करते थे, लिमिटेड ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो हो सकता हो इंटरसेप्ट करना भी उस वक्त आई एम श्योर थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता हो, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स थे या जो टिप्स होती थी वो भी बहुत आसानी से कन्वे हो जाती होंगी। लेकिन अब क्योंकि एयर ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि जो पोटेंशियल जो क्रिमिनल्स हैं जिनकी प्रोफाइलिंग होती है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया होगा डिपार्टमेंट के। जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पहले अगर लिमिटेड पैसेंजर्स होते थे तो लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लॉ भी इतने लिबरल नहीं थे कि जैसे फैमा से पहले फेरा का रूल होता था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। बर्डन ऑफ प्रूफ है जो वो सामने वाले के ऊपर होता था, वो डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं होता था। इसी तरह ग्रीन चैनल पे डाइवर्शन होती थी और ये सब मतलब बहुत ज़्यादा चेक्स थे। तो अब जैसे जैसे पैसेंजर फ्लो बढ़ता चला गया उसके साथ साथ रूल भी लिबरल होते चले गए। कुछ इवन अदरवाइज भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी एक प्रेशर रहता है कि भाई इंडिया के अंदर अगर टूरिस्ट भी आना चाहते हैं और भी लोग आना चाहते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस जितनी कम की जाएं तभी अट्रैक्ट होगा। जैसे आपने स्टार्ट किया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ रिसेप्शन भी है कि उसको जब वो फर्स्ट इंटरेक्शन जो करेगा आके वो कस्टम ऑफिसर से करेगा जो बाहर से टूरिस्ट आएगा। करेक्ट। तो इसलिए जब वो आएगा यहाँ पर तो उसको अगर रूल लिबरल नहीं होंगे, जैसे अभी मैंने कहा कि 1250 से 75,000 तक ले आए, एक लैपटॉप उन्होंने कह दिया आप फ्री ला सकते हैं, पहले कुछ भी नहीं ला सकते थे। तो बिकॉज द सोसाइटी इज इवॉल्विंग तो उसके साथ साथ लॉ भी इवॉल्व हो रहा है। तो लॉ वाकई में इवॉल्व हुआ है, बहुत अच्छा इवॉल्व हुआ है और उसी का बेनिफिट फिर ये जो स्मगलर्स हैं या ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स हैं ये उसी का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। तो बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर हो जाते हैं, ज़्यादातर हो जाते हैं। और क्योंकि अगर वो ज़्यादातर नहीं होते, ये इस चीज़ से इंडिकेट होता है कि जो मैंने अभी आपको बात बताई कि गोल्ड इंश्योर होकर चलता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनियां कभी सक्सेसफुल नहीं होती। उनको ये पता है कि अगर 100 पैसेंजर गोल्ड लेके जा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, तो उसमें से 98 निकल जाएंगे, तभी तो वो उसकी कंपनी सक्सेसफुल है, वो ग्रो कर रही है। Correct. वो दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ दिस सिचुएशन। जैसे कि मैंने शो के बीच में भी बोला था कि कस्टम्स ऑफिसर्स के बारे में हमेशा ये समझा जाता है कि अच्छा पैसा कमा लेते होंगे और एक एंटाइसिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे हाई टेम्पटेशन होती है पैसे को लेकर। ब्राइब्स का जो पैसा होता है, जो रिश्वत का पैसा होता है, वो ऐसा होता है कि आपने एक बार वो रिश्वत ले लिया, आप पूरी ज़िंदगी आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक इट विल पे यू थ्रू आउट योर लाइफ फॉर योर लाइफ। तो एक लाइफ चेंजिंग सम ऑफ मनी की भी बात करी जाती है कि ये एक बड़ा अच्छा कस्टम्स में काम करते हैं, अच्छा कस्टम्स के ऑफिस में फिर तो बहुत पैसा होगा। अपनी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखना ऐसी सिचुएशन में
बड़ा मुश्किल होता होगा एक ऑफिसर के लिए, क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हाई टेम्पटेशन, मतलब ये इंटाइसिंग है कि आपको पैसा चाहिए और हर किसी को पैसा चाहिए। ऐसे में जब क्योंकि ये भी कहते हैं कि मानिए कि आपने बोला कि 100 गोल्ड के बिस्किट्स आ रहे हैं, रॉ गोल्ड आ रहे हैं 100 बिस्किट के फॉर्म में, 50 को आपने इंटरसेप्ट कर लिया, 50 इंटरसेप्ट नहीं किया, तो वो गोल्ड कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो अक्सर वो गोल्ड कस्टम ऑफिसर के पास, ये कहा जाता है, ये एक समझ है कॉमन आदमी की, कि वो 50 गोल्ड कस्टम्स के पास होते हैं, कस्टम के किसी ऑफिसर के पास होते हैं। इसके बारे में मुझे समझाइए, क्योंकि ऑडियंस को आई एम श्योर ये एस्पेक्ट भी समझना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि कस्टम्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करप्शन नहीं है, मेरी बुक के अंदर भी है, लिखा हुआ है, और मैंने डिपार्टमेंट में रह के भी देखा है और बाहर भी। अब क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट आता है और वो सब पूरी अपनी, बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग फॉर हिम, तो मुझे A to Z सब बताता है कि उसके साथ क्या क्या बीता डिपार्टमेंट में, जो भी उसकी इंटेरोगेशन हुई, जब भी सम्मान दिए गए, उसको बुलाया गया, तो वो सब कुछ बताता है। तो करप्शन तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि करप्शन नहीं है, लेकिन जो ये कंसेप्ट या ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में हो कि भाई 50 बिस्किट कस्टम वालों ने ले लिए, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। वो पैसा तो ले लेगा, लेकिन वो गोल्ड बिस्किट शेयर नहीं करेगा। ये मेरी नॉलेज में तो आज तक ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं आया। वो ब्राइब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो जो गोल्ड इंटरसेप्ट हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि उसका डिस्पोजल करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वही कर सकता है जो उस ट्रेड में है। तो वो ब्राइब तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब करप्शन, हाई करप्शन है कस्टम्स और में। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो बड़ी लग्जरी में रहते हैं या जिस तरह से भी है, मैं मतलब एक छोटा सा इसका आंसर देता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट छोड़े 30 साल हो गए। आज भी मैं बोलूँगा, अगर मैं ठीक वर्ड यूज़ करूँ, वो स्टिग्मा अभी भी मेरे साथ है कि आज भी लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो कस्टम में रहा हुआ है, इसके पास तो बहुत पैसा है। अगर मैं इफ़ आई एम लीडिंग ए लग्जरी लाइफ, तो वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने इस 30 साल में कितनी मेहनत की, वो मेरा वो 20 साल देखेंगे कि कस्टम्स का पैसा है। कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो मतलब ये बात आप मानेंगे, अग्री करेंगे कि ये जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है कि जी, कस्टम्स हाँ, वालों के हाँ, पास बहुत पैसा है, करप्शन, हाई करप्शन है कस्टम्स में। और वो ठीक है कि वो कस्टम्स भी कोई सिर्फ एक एयरपोर्ट ही कस्टम नहीं है। कस्टम्स भी जैसे पुलिस है, पुलिस में सिर्फ जो थाने में पुलिस थानेदार बैठा है या उसके जो स्टाफ है, तो सिर्फ उतना ही पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। आप रोज़ निकलते हैं, आप देखते हैं कि VIP का कोई कारवां जा रहा है तो दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। बारिश है, धूप है, सर्दी है, उनकी ड्यूटी है तो वो है। 90% उनकी पोस्टिंग्स इस तरह होती हैं। द सेम इज़ इन कस्टम डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो कुछ ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे करप्शन है, बिकॉज मनी है तो करप्शन है। ये तो हम चाणक्य के टाइम से भी वो यही बोलते हैं कि जब जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो एक तरह से अगर मछली पानी के अंदर तैर रही है तो वो पानी पी भी लेगी थोड़ा सा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये धांधलेबाजी का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। स्कोप है, यस, स्कोप तो होगा जहाँ टैक्स है वहाँ स्कोप है, जहाँ भी अमाउंट है, मनी इन्वॉल्व है। लेकिन जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है, अलग अलग पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कि कितना करप्शन है। कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, वो पोस्टिंग्स पे डिपेंड करता है, लेकिन करप्शन है। द थिंग इज हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व। कहीं पे मनी की इन्वॉल्वमेंट है तो करप्शन मेट्रो सिटी में होगा तो मनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जहाँ होगी। पर उस ऑफिसर्स की डिस्क्रिशन है कि ही कैन यूज हिज डिस्क्रिशन एंड अलाउ द अदर पर्सन टू डू दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो वो पैसा लेने की क्षमता भी रखता है वहाँ पे, उसके पास वो पॉसिबिलिटी भी है। जहाँ पर क्षमता ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पैसा भी कहाँ से लेगा वो। आपकी किताब के बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी लेटेस्ट किताब आई है गुलनोरा, इसका आप मुझे बताइए कि इस किताब को लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था। ऑफ कोर्स आपका जो टेन्योर रहा है कस्टम्स में, डिपार्टमेंट में 20 साल का, ऑफ कोर्स ये तो है ही है सारी किताबों को लिखने के पीछे, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? इसमें एक, जैसे मैं अभी बता रहा था कि भाई जब USSR टूटा था तो एक लेडी थी, मैं उसका रियल नाम भी बता देता हूँ, ओल्गा कोजीरोवा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, ये न्यूज़ में भी आता था। तो वो एक ग्रुप लीडर थी, उसके साथ और भी गर्ल्स आती थी। तो वो यहाँ पर एसेंशियल गुड्स खरीदने आती थी और वो उनको ले जाके
और कस्टम्स में एक्सपोर्ट में एसेंशियल गुड्स ले भी जा रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं थी। तो इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, और ये 2 साल से ऐसा कर रही थी। तो मेरे पास जब ये केस बना, जब भी 2000 में, तो इसमें 22 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व पाए गए कि ये उन पर भी एलिगेशन लगा कि ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आइदर बाय वे ऑफ टेकिंग द ब्राइब और बाय वे ऑफ टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द गर्ल्स। तो उन की सबके फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह इन्वेस्टिगेट किए गए। इन्वेस्टिगेशन वाज वेरी गुड। तो उन 22 में से 12 लोगों ने मुझे अप्रोच किया था डिफेंड करने के लिए, एंड आई डिफेंडेड दोज पीपल। तो अब आप कहेंगे कि फिर मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं ऐसा एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ कि ऐसे भी ऑफिसर हैं जिसकी उस लेडी से 1 मिनट भी पूरी बात नहीं हुई, कुछ सेकंड्स में बात हुई है। जब उसका वो कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, इट वाज लेस देन 1 मिनट, और उसने मुझे ये कहा कि ये फ़ोन मेरा उस वक्त मेरे पास नहीं था, मेरे से मेरे सीनियर ने लिया हुआ था, बट फ़ोन इसके नाम पर था। तो अब इट्स ए मैटर ऑफ एविडेंस। अब क्योंकि एविडेंस इसके अगेंस्ट जा रहा था, ही बिकेम एलिज्ड पार्टी इन दैट। तो जब उसने मुझे ये सारी बात बताई, तो ये मेरी ड्यूटी बन गई कि मैं इस आदमी को कैसे सेव कर सकता हूँ, मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, एंड आई डिड दैट। तो यहाँ पर हमारी ज़रूरत आती है इन लोगों को। तो इसमें फिर ऐसा हुआ था कि ये क्योंकि 2000 का केस था, और काफ़ी ये इसलिए ज़्यादा चर्चित हो गया था, इसलिए ज़्यादा मीडिया में भी आया था, सब जगह पे न्यूज़पेपर्स में, भी बहुत बड़ा आर्टिकल इंडिया टुडे में भी आया था कि इसमें बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, और बेसिकली लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट था ज़्यादा। तो उसमें वो स्लीज एंड हनी ट्रैप एंड ऑल दीज थिंग्स दे वर्ड आने शुरू हो गए। तो अभी भी मेरी रिसेंटली किसी सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उसने ये कहा कि इसमें ड्यूटी का जो टैक्स का इन्वॉल्वमेंट था वो शायद इतना बड़ा नहीं था। ये केस इसलिए फेमस नहीं हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि इसमें डिपार्टमेंट के लोग बहुत इन्वॉल्व थे। इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल, नॉट फ्रॉम दिस एंगल, क्योंकि जितना इसमें अमाउंट मैंने भी बताया है कि इतना अमाउंट टैक्स का इवेजन का है, उससे तो कई गुना जो है वो नॉर्मल इम्पोर्ट्स में डायरेक्ट हो जाता है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके ऊपर एक बुक लिखता हूँ, पर मेरे को 24 साल वेट करनी पड़ी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जितने ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक बार सब रिटायर हो जाएं, मैं उसके बाद बुक लिखूंगा। किसी ने रीच आउट किया आपको इस किताब के बाद, किसी फॉर्मर ऑफिसर ने? दे ऑलमोस्ट एवरीबडी आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर। तो उन्होंने करीब सभी ने किया। तो मैंने फिर ये अभी 24 में मुझे लगा कि अब शायद सब रिटायर हो गया, मैं लिख सकता हूँ। तो और जब लिखना शुरू करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि मेरी पहली बुक्स में भी ऐसे हुआ है कि जब एज एन ऑथर अगर मैं उसको लिखना शुरू करता हूँ तो मैं नोट्स बनाता हूँ कि अच्छा मैं चैप्टर 1 में ये लिखूँगा, 2 में ये लिखूँगा। इस तरह से मैंने अगर 30 या 31 चैप्टर्स की बुक बनाई है, तो पहले 3-4 चैप्टर तो उसी तरह चलते हैं जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद वो स्टोरी अपने आप शेप बदलनी शुरू कर देती है, देन इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। वो स्टोरी अपने आप ही शेप लेती है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। मगर ये इंस्पिरेशन रियल लाइफ इंसिडेंट से रहते हैं। मतलब वो सभी बुक्स में ऐसा है कि कोई एक इंसिडेंस मुझे याद होगा, मेरे बैक ऑफ द माइंड पे होगा, जिसको मैंने फिर उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड एक प्लॉट की शेप में डेवलप कर दिया, फिक्शन बना दिया उसको। फिक्शन बना दिया, लेकिन इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स हैं ये। यस, इंस्पायर्ड बाय, यू कैन से इट। अगर किसी को ये किताब पढ़नी हो, अगर आप रेकमेंड करेंगे एक कॉमन आदमी को कि आप ये मेरी ये किताब पढ़ो, तो उसके लिए क्या टेक अवे है इससे? क्यों पढ़े कॉमन आदमी ये किताब आपकी? देखो, एक तो इसमें क्योंकि मैंने इंटरसेप्शन से लेके, इंटेरोगेशन से लेके, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से लेके, अरेस्ट करने से लेके, कोर्ट में प्रोड्यूस करने से लेके, और केस डिसाइड होने तक, एक एक स्टेप पे मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। इसमें नहीं, क्योंकि तब तो मैं डिपार्टमेंट में था ही नहीं, तो मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। तो
इसमें जो मैंने बहुत माइन्यूट डिटेल, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो मैंने बहुत माइन्यूट डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है, कैसे उनसे बात निकलवाई जाती है सामने से, इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कस्टम में पुलिस की तरह बहुत ज़्यादा मारा पीटा नहीं जाता, पर फिर भी दे आर सो कैपेबल कि वो उससे वो एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, वो सब उसमें आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है एंड हाउ द डिपार्टमेंट वर्क्स। तो जो एक नॉर्मल आदमी को शायद नहीं पता होगा। उसके नॉलेज के लिए। जी, अच्छा। मोर ओवर इट्स ए फिक्शन, बट इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। या इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ऑल बुक्स, ऑल आपकी सारी 5 किताबें। जी। आप, क्योंकि मैं शो ये रैप अप कर रही हूँ तो एक आधे सवाल और मैं आपसे लूँगी। आपने बोला कि स्मगलिंग अलग अलग तरीके, आपने बोला कि गुलनोरा में लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। ये स्मगलिंग कैसे होती है, इस तरीके का ये काम कैसे होता है? मतलब स्मगलिंग तो करेक्ट वर्ड नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा नेक्सस होता है, ये कैसे काम करता है? क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट इस किताब का टेक अवे है, जो समझना चाहे कि किस तरीके से ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क, आपने बोला 22 महिलाएं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, ये कैसे काम करता है? ये देखिए, जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं बहुत जनरलाइज करके कह रहा हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि दे आर वेरी पावरफुल, बट ऑन द अदर साइड दे आर वेरी वीक ऑल्सो। तो उस वीकनेस को ये जो लड़कियां आती थी, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 2 साल से आ रही थी, दे हैड अंडरस्टूड। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कस्टम्स ही इन्वॉल्व था, इसमें एयरलाइन भी इन्वॉल्व थी, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इन्वॉल्व थी, इसमें एक्सेस बैगेज भी आता था। तो कैसे आ सकता है? आप और मैं जाते हैं, हमें पता है कि मेरे को अगर 24 kg से ऊपर अलाउड नहीं है, वो वहाँ बैलेंस भी करवा देते हैं कई बार खोल के। तो ये इतने इतने बड़े बैगेज कैसे आते थे? तो उन्होंने एक तरह से पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वही हाईजैक कर लिया था कि यस, मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि एक लड़की जो 20-21 साल की है, इतनी एज है, आई पर्सनली मेट दैट गर्ल, तो वो कैसे ये पॉसिबल है कि एक दूसरी कंट्री में जाके उसका पूरा सिस्टम समझ ले कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे ऑफिसर्स काम करते हैं, कैसे एयरलाइन काम करती है, कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी काम करती है, कैसे लोडर्स काम करते हैं, कैसे सीनियर ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो हम उनको दे के काम करवा सकते हैं, वो सब करती थी। अशोक जी, ये जो बाकी आपकी किताबें हैं, इट वॉज नॉट गोल्ड, ये वही जो गोल्ड स्मगलिंग से इंस्पायर्ड ये किताब है। फिर आपका था स्टूपिड लॉयर, ये भी आपकी एक किताब है। ये मेरे ऊपर ही है, समझिए। ये आपके ऊपर है। इसका क्या है टेक अवे इस किताब का? कुछ अगर ब्रीफली पूछूं इसका मैं अगर ब्रीफ थोड़ा सा बताऊं आपको, तो जो शेखर गुप्ता जी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में होते थे पहले जी, उनके इंडियन एक्सप्रेस में मिडिल पेज पे उन्होंने एक आर्टिकल छापा था। बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि उनको छोड़े भी काफ़ी टाइम हो गया, कि एक इंजीनियर, नवल इंजीनियरिंग की उसने, नवल इंजीनियरिंग करने के बाद उसको जॉब में जाना था। उस वक्त प्राइवेट जॉब्स इतने ज़्यादा नहीं थे, गवर्नमेंट जॉब में ही लोग जाते थे। तो उस इंजीनियर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल गया, तो वो साउथ ब्लॉक में बैठने लग गया। तो जब वो साउथ ब्लॉक में बैठने लगा तो उस वक्त एक सबमरीन की डील चल रही थी किसी के साथ, और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। तो जब वो फाइल मूव हुई तो बिकॉज ही वॉज ए टेक्निकल पर्सन, इट मूव थ्रू हिम। उसने, और वो नया था, उसको ऑफिस की पॉलिटिक्स पता नहीं थी, उसने उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिए कि इसमें ये टेक्निकल फ्लॉ है। वो फाइल दैट वेंट टू द पीएम एट दैट टाइम। पीएम थी मिसेस इंदिरा गांधी उस वक्त, मैं पूरा नाम लेके बता रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी आदत थी कि वो फाइल पूरी पढ़ती थी। तो जब इन्होंने नोट लिखा तो जो इनके सीनियर्स थे उन्होंने उस नोट को ओवर रूल करते करते उसको और काफ़ी सारे नोट्स बना दिए और फाइल अप्रूवल के लिए भेज दी। शी रेड द होल फाइल
और उन्होंने उसको मार्क करके कह दिया व्हाट अबाउट दीज, और फाइल वापस आ गई। तो वो डील रुक गई एक तरह से। तो इन्होंने उसको डांटा, उसको तंग किया और उसको कहा कि नहीं आप इसको चेंज करो, हम आपको डिक्टेट करते हैं आपको क्या लिखना है। तो उसने फिर वैसे लिख दिया कि नहीं कोई फ्लॉ नहीं है। उसने फाइल दोबारा रिमूव हुई, दोबारा चली गई। जब वो फाइल दोबारा चली गई तो शी हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग द होल नोट शीट। शी कॉल्ड हिम, साउथ ब्लॉक में ही ऑफिस था उनका, साउथ ब्लॉक में ही इनका ऑफिस था। शी कॉल्ड दैट यंग बॉय। तो उसने पूरा बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे से उन्होंने दोबारा से लिखवाया था। तो वो डील उन्होंने नहीं मना कर दी कि नहीं करनी। अब उस डील में शायद बहुत किकबैक जाना था, क्या होना था, कितने कितने लोग इन्वॉल्व थे, उस लड़के को कुछ नहीं पता। तो उन्होंने उसको हैरेस करना शुरू किया। तो ही लेफ्ट द जॉब। उसको लगा अभी मैं यंग हूँ, मैं पीएचडी करता हूँ। तो उसने उसकी पीएचडी स्टार्ट की। तो जब पीएचडी की लास्ट स्टेज थी तो उसका लास्ट लेग पूरी करने के लिए वो जर्मन जा रहा था। तो जब सहार एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे एक एनोनिमस फ़ोन कॉल आया कस्टम्स को कि ये पैसेंजर जा रहा है इस फ्लाइट से, इसके पास कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। कस्टम्स ने जब उसको खोला सूटकेस को तो उसके ऊपर ऊपर सबमरीन्स की ड्राइंग्स पड़ी थी। अब उन ड्राइंग से देख के ये पता नहीं लग सकता था कि ये रियल में नेवी के ऑफिस से आई हुई हैं, नावल ऑफिस से आई हुई हैं, या ये इसके अपने रिसर्च पेपर्स हैं। उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरे रिसर्च पेपर हैं। किसी ने नहीं सुनी। वो केस 7 साल चला और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फाइनल रिजल्ट आया कि ये इसके रिसर्च पेपर्स हैं, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं। 7 साल तक चला ये। तो तब शेखर गुप्ता जी ने ये लिखा था कि ये सारा स्टोरी बताते हुए लास्ट पैराग्राफ में आके कि ये बताने का पर्पस ये है कि जब आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को अनॉय कर देते हो तो वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है कि उसने 2 साल उसका ट्रैक भी रखा। वो 2 साल बाद जा रहा था, 2 साल तक उसका ट्रैक भी रखा और उसको पूरा डैमेज कर दिया। और उसका जो प्राइम पीरियड था लाइफ का वो उन्होंने खराब कर दिया उस आदमी का। तो वो भी स्टोरी मेरे बैक ऑफ द माइंड पर थी। तो मैंने उसको आगे बढ़ाया, वो फर्स्ट चैप्टर में ख़त्म कर दिया कि जब वो जेल से बाहर आया तो उसके बाद उसने क्या क्या किया। तो उसमें एक लेडी लॉयर है जो उसकी हेल्प करती है। मेरी ज़्यादातर बुक्स में दे आर लेडी ओरिएंटेड, सब में कैरेक्टर जो है वो लेडीज़ हैं। लॉयर्स फीमेल्स हैं। तो लॉयर भी फीमेल है, एक क्राइम रिपोर्टर है वो भी फीमेल है जो उसकी हेल्प करती है। ये 2 लेडीज़ हैं। तो मगर ये जो आपने बोला जो जेल से निकल करके जो करता है वो एक्चुअली में क्या था, ये फिक्शनल है? जो पहले वाला पार्ट बताया, जो पहले वाला पार्ट आपने बताया कि वो ट्रू है। वो ट्रू है, लेकिन उसके बाद जब वो हाँ जेल वो से नहीं, उसके बाद वो सब मेरा अपना फिक्शन बिल्डअप किया है आपने। हाँ, वो सब उसके लेकिन बाद। एक्चुअली क्या हुआ था? कुछ हुआ था उसके बाद? वो तो वही 7 साल बाद वो छूट गया था। छूट गया था। बस इतना ही हुआ, बस, उसके बाद तो उसका पता ही नहीं था। और आपने क्लास में पूछूंगी कि ये वाली किताब आपने बोला मैं इस बुक को 10 on 10 दूंगा अपनी सारी जी, राइटिंग्स जी, हाँ में, जी। ऐसा क्यों आपने मुझे बोला था? चैप्टर 31। अब देखिए मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे खोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कि एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक टेलीफोन किसी का सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था। कब की बात है ये? समटाइम्स इन लेट 80s। लेट 80s। तो वो उसमें 6 महीने तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 6 महीने बाद सडनली पता लगा कि इस एड्रेस पे ये गाड़ी ड्रग्स डिलीवर करेगी। एक टीम बना के भेजी गई, वहाँ पे गाड़ी आई, ड्रग्स आई, उनको ले आए ऑफिस में उठा के उनके इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन में पता लगा कि उनका जो किंग पिन है वो ऑलरेडी किसी और ड्रग केस में तिहाड़ जेल में अरेस्ट है। तो जब शाम होते होते तक जो DGDRI थे उनके पास कोई मैसेज आया। तो उन्होंने 2 ऑफिसर्स को बुलाया, उनसे कहा कि आई हैव रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम FM कि जो कन्वर्सेंट है केस से उनको कल सुबह मेरे घर भेजिए। तो 2 ऑफिसर की ड्यूटी लग गई कि कल आप सुबह इनके घर जाइए। तो वो 2 ऑफिसर जब गए तो 7:30 बजे 7:30 बुलाया था। तो वो FM साहब और एक और आदमी उनके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। इन दोनों को भी बिठाया, इनको भी ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद जब आधे पौने घंटे बाद टेबल क्लियर हो गई तो उन्होंने कहा यस टेल मी व्हाट वाज द केस यू मेड यस्टरडे। तो जो उनमें दोनों में से सीनियर था उसने बताया कि ये केस हमने बनाया।
ही सेड गुड यू पीपल डू गुड जॉब, कीप इट अप। तो ये लोग थोड़े इनकरेज हो गए। तो जब उठने लगे तो उन्होंने बताया कि जी इनका जो किंग पिन है, कल इंटरोगेशन में पता लगा कि वो ये XYZ है और वो एक ड्रग केस में ऑलरेडी तिहाड़ जेल में अंदर है। तो FM साहब ने हंस के कहा ही सिटिंग हेयर। वो जो दूसरा आदमी उनके साथ बैठा था वो वही था। दिस इज बेस्ड ऑन दैट। दिस बुक अब इज आप ये मत पूछना कि FM कौन था। वो तो सबको पता चल जाएगा जैसे ये इंटरव्यू हम पब्लिश करेंगे वो तो सबको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपसे रहा कॉन्वर्सेशन अशोक जी। आप ये किताबें भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये मैंने दिखाया भी अभी हमारे शो के दौरान भी। इन किताबों का जो कटआउट्स हैं वो भी हम फ्लैश करेंगे। ये किताबें बहुत इंटरेस्टिंग, अगर किसी को वाकई में अगर जानना है कि किस तरीके से कस्टम्स में इंटरोगेशन होती है, इंटरसेप्शन होता है, कैसे टिप्स मिलती हैं, कैसे लोगों के करियर बनते हैं, कैसे करियर ख़त्म होते हैं, तो ये सब समझने के लिए ये बहुत अच्छी किताबें हैं जो फिक्शनल हैं लेकिन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके और समय कैसे चला गया पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। आई एंजॉयड इट, यस सर्टेनली। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।